देश भर में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की धूम। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर पूरे देश में मनाई जा रही है अनंत चतुर्दशी। गणेश विसर्जन के लिए किए गए खास इंतजाम। आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ का आगाज आज। यूएई में होने वाले इस चरण के पहले मुकाबले में चेन्नई का सामना मुंबई के साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज पर ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं नदीम अंसारी और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में जबरदस्त राजनीतिक खींचतान जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस अब तक किसी नए नाम को तय नहीं कर सकी है। कल शाम हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चयन के लिए पार्टी हाईकमान को अधिकार दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस कई नामों पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस दौड़ में सुनील जाखड़ और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। याद रहे कि सुनील जाखड़ नवजोत सिंह सिद्धू से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि सुखजिंदर सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक सीट से विधायक हैं। इस बीच आज 11 बजे होने वाले विधायक दल की बैठक कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले कदम पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की आलोचना करते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धू के नाम पर सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि सिद्धू की पाकिस्तान के नेताओं से दोस्ती है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय, कैप्टन के इस्तीफा देने के बावजूद भी अभी तक पंजाब में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है। किस तरह की गतिविधियां पंजाब में चल रही हैं? देखिए, नए मुख्यमंत्री की तलाश जारी है और कल सीएलपी की बैठक में सभी ने अधिकृत किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जिसका नाम तय करेंगी वो सबको स्वीकार्य होगा। और इसके बाद सबकी निगाहें 10 जनपद की ओर टिकी हुई थी। कल रात में अंबिका सोनी को बुलाकर राहुल गांधी के घर पर बातचीत हुई। अंबिका सोनी को ऑफर दिया गया कि वो मुख्यमंत्री का पद संभालें ऐसी हालात में, लेकिन अंबिका सोनी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि पंजाब में इस वक्त सिख समुदाय का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उसके बाद आज 11 बजे जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी उसको कुछ और वक्त के लिए टाल दिया गया, क्योंकि नए नेता की तलाश में तमाम दावेदार हैं, जिन दावेदारों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है और तय करना है कि किसके नाम को लेकर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और जनवरी में ही अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो 3-4 महीनों के भीतर ऐसे कोई नेता की तलाश हो रही है जो कि सर्वमान्य हो और जिस पर किसी को विवाद ना हो और आगे जिस तरह से कलह चल रही है, अंतर्कलह, उसको रोका जा सके, थामा जा सके। जिन प्रमुख नामों की चर्चा हो रही है उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि जिन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो बगावत के सुर थे उसको और मजबूत किया था और सोनिया गांधी को जो 40 विधायकों का पत्र लिखा गया था उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। 4 जो मंत्री थे उनमें से वो प्रमुख थे। दूसरा जो नाम है सुनील जाखड़ का सामने आ रहा है। सुनील जाखड़ भी एक नाम हो सकते हैं, लेकिन वो सिख समुदाय से नहीं आते। दूसरा, वो विधायक भी नहीं है, इसलिए उनके नाम पर क्या सहमति बन पाएगी या नहीं, इस पर भी लोगों की नज़र है। इन दोनों नामों के अलावा अन्य किसी नाम की अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो अभी JW मैरियट में बैठक चल रही है पर्यवेक्षकों की विधायकों के साथ, उसके बाद कुछ देर बाद ही तकरीबन जो रंधावा ने कहा है वो कहा है कि 1 से 2 घंटे में तय हो जाएगा। तो 1 से 2 घंटे में पूरे जो आशंका के बादल है वो छट जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल अजय, एक बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कल बैठक के बाद ये फैसला हाईकमान को सौंप दिया गया कांग्रेस में कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस खेमों में बटी हुई है, एक खेमा किसी नाम को आगे करता है, फिर दूसरा खेमा उसका विरोध करता है कि जैसा कि कैप्टन ने सिद्धू के बारे में कहा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर अगली चुनौती और साथ में जो इलेक्शन है उसको पार पाना कितना मुश्किल है कांग्रेस के लिए? नदीम, चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जिन बातों को लेकर अमरिंदर सिंह के खिलाफ यहाँ पर लामबंदी किया सिद्धू ने, जो 3 मुख्य मुद्दे थे उसके आधार पर सिद्धू ने लामबंदी की थी। उसमें पहला मुद्दा ये था कि जो धार्मिक पुस्तक का जिस तरह से अपमान हुआ था बादल सरकार में, शिरोमणि अकाली दल के जो कार्यकाल था उसमें जो पुलिस कार्रवाई हुई थी उसमें कुछ लोग मारे गए थे। वो मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट में
सिद्धू का आरोप है कि उसकी पैरवी न होने की वजह से क्लीन चिट मिल गई। जो आरोपी थे, सिद्धू ने सीधा आरोप आलाकमान के सामने लगाया है कि अमरिंदर सिंह के जो संबंध है वो अकाली दल के नेता, शीर्ष नेताओं से हैं, जिसकी वजह से वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी, 2017 में हम लोग याद करें कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में गई थी, वो ड्रग्स को लेकर जो मामला था, जो ड्रग्स माफिया थे उन पर एक्शन लेने का और ड्रग्स के मामले को रोकने का। उसमें भी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई ऐसी नहीं देखने को मिली। इस वजह से भी अब आगे चुनाव आने वाले हैं तो उसमें किस तरह से पार्टी सामने आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा, पावर टैरिफ को लेकर जो वादा किया गया था 2017 के चुनाव में, वो भी नहीं पूरा किया गया। इन 3 मुद्दों को पूरा न कर पाने की वजह से सिद्धू का ये कहना है कि अमरिंदर सिंह की वजह से ये बात नहीं हो पाई और इस वजह से वो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से जनता का सामना करेंगे। अब इन 3 मुद्दों को अभी मुश्किल से 3 से 4 महीने बचे हैं चुनाव के, उनमें किस तरह से उसका हल निकाला जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आगे आने वाले मुख्यमंत्री की। इसके साथ ही साथ चुनौती ये भी होगी कि जो अंतरकलह है उसको किस तरह से निपटा जाए, अंतरकलह पर लगाम कैसी लगाई जाए। अमरिंदर सिंह के कल के बयान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि अगर सिद्धू को आगे किया गया, हालांकि वो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया गया अगले चुनाव में तो वो विरोध करेंगे और उन पर जिस तरह से गंभीर आरोप अमरिंदर सिंह ने लगाए हैं वो पार्टी की काफी ज्यादा किरकिरी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कर सकती है। बिल्कुल, पूरी जानकारी देने के लिए अजय आपका शुक्रिया। तो देखना होगा कि पंजाब में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। फिलहाल आपका शुक्रिया। और समाचारों में आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान अल सऊद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत जारी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविक आज सुबह अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। सर्बिया के विदेश मंत्री आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी सर्बियाई विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगी। सेलाकोविक सोमवार को भारत सर्बिया संबंधों पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सेलाकोविक राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोमवार को दोहा के लिए रवाना होने से पहले सर्बिया के विदेश मंत्री उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4.5 वर्ष पूरा होने पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया जिसमें प्रदेश में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में अक्सर दंगों की घटनाएं होती थी, लेकिन 4.5 वर्ष की उनकी सरकार के दौरान दंगा नहीं हुआ। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई।
किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री अपना आवास सजाने पर ध्यान देते थे, जबकि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए आवास बनाए हैं। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे, और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र। 4.5 साल यूपी सरकार ने पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। किस तरह के 4.5 साल रहे हैं और आगे चुनाव को लेकर सरकार की और भाजपा की क्या रणनीति है? देखो, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके अगर 4.5 साल को देखो तो 4 पिलर्स पर खड़ी है। एक कानून व्यवस्था, दूसरा एक्सप्रेसवे, तीसरा निवेश और चौथा जो ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का सही जगह पर जाना भ्रष्टाचार रहित तरीके से। ये 4 ऐसे पिलर हैं। अगर इन 4 पिलर्स को देखिए, कानून व्यवस्था में बड़े अपराधियों को जेल भेज दिया गया है, उनकी संपत्तियों को, जो अवैध संपत्तियां थी उनको तोड़ा गया है, तमाम को जब्त किया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो 3-3, 4-4 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। ये कभी मानक नहीं हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में इन सब बातों की कोई जगह नहीं थी कि कानून व्यवस्था पर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें। चौथा, निवेश। 3.5 करोड़ रुपए का निवेश बड़ी चीज़ होती है। हालांकि अगर कोविड काल ना होता तो निवेश और बड़ा होता। चौथा, जो आवास से लेकर के शौचालय तक है, जो लोगों के पास किया है, यही 4 पिलर हैं जिन पर सरकार जमीन पर जाएगी। और जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपेक्षा यही है कि जब इन चीज़ों के साथ जाएगी। उन्होंने कहा हमारी जितने घोषणा पत्र हमने किया था वो सारे वादे पूरे कर दिए 4.5 साल में। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ हरकेश बहादुर जी हैं। पूर्वांचल को लेकर के एक मिथक था कि पूर्वांचल बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। हम हरकेश जी वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। हरकेश जी, क्या लगता है पूर्वांचल में क्या बदला है? जैसा आप रामेंद्र बता रहे थे कि 4 पिलर की बात कर रहे थे, तो मैं शुरुआत करूँगा ग्रामीण जो क्षेत्र हैं जिनमें सरकार की एजेंसियाँ काम कर रही हैं। तो नीति आयोग ने गोद लिया है सेवापुरी ब्लॉक को, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ जाने पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसीज हैं वो ग्रामीण इलाकों के लिए किस तरह से काम कर रही हैं, और उसका पूरा खाका जो है दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आप निवेश की बात कर रहे थे, तो इसको मैं इस तरह से ले जाना चाहूँगा कि जैसे काशी विश्वनाथ धाम है, माँ विंध्यवासिनी का जो मंदिर है जिसका सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो आप भी गए थे वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए, मैं भी गया था जब भूमि पूजन हो रहा था। और उसके बाद लोग अब जिक्र करते हैं जब हम लोगों से कि विश्वनाथ मंदिर में जो विश्वनाथ धाम में काम चल रहा है कितना निखर के आया है, कितनी स्वच्छता है, कितने आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भी हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सुलभ हो गया है पहुंचना मंदिर के करीब तक। पहले बड़ा मुश्किल होता था, पैदल चल के जाना पड़ता था। इसके अलावा क्रूज जो चलाए जा रहे हैं गंगा में, चुनार से लेकर, और वो हो सकता है कि पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयागराज से लेकर काशी तक जो पर्यटन का पूरा गंगा के किनारे ही है, माँ विंध्यवासिनी और प्रयागराज और काशी। इसके अलावा जो वहाँ पे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण और जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभाग काम कर रहे हैं, किसानों के लिए ओडीओपी की जो बात चल रही है, तो चंदौली में धान के लिए जो है, जो काला चावल वहाँ का एक उत्पाद माना गया है और उसको बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास के ज़िले हैं उनके भी जो उत्पाद हैं वो विदेशों में भेजे जा रहे हैं। तो एक चूँकि प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं, तो जो प्रदेश सरकार जब विधानसभा चुनाव में जाएगी तो जो ये दिख रहा है, बाबतपुर से लेकर वाराणसी तक आने के लिए जो रोड आपने भी देखी होगी कि 15 मिनट में आप वाराणसी शहर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बदली हैं और जो आसपास के ज़िले हैं उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का और प्रधानमंत्री का वहाँ से सांसद होने का, दोनों का ही फायदा मिल रहा है। देखिए, एक और बात जो हरकेश जी कहे कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिला है और जो आध्यात्मिक केंद्र हैं
उनको प्रमुखता से किया गया, जैसे अयोध्या है, काशी है, मथुरा का भी किया जा रहा है, विंध्याचल किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रवाद है उसको लेकर के और जो विकास है उसको लेकर ये सरकार चुनाव में जाएगी और सरकार को लग रहा है कि हम जीत करके आएंगे, दोबारा सत्तासीन होंगे। नदीम जी बिल्कुल रामनरेंद्र, आपने बताया किस तरह से सरकार की 4.5 सालों की उपलब्धियां रही हैं और ज़मीनी स्तर पर किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, इसका आपने जिक्र किया। तो आप दोनों का, हरिकेश का भी और अमरेंद्र आपका भी शुक्रिया। और बात करते हैं कोविड-19 की। भारत ने 80 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक 80 करोड़ 43 लाख 72 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 85 लाख 42 हजार से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,773 नए मामले दर्ज किए गए। इस अवधि में 38,945 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,158 रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल कोरोना के लिए 15,59,895 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में अब तक कुल 55 करोड़ 23,40,168 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और यहां वक्त है कि ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी को लेकर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीलामी में ओलंपिक नायकों के विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस नीलामी में हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे पहल में इस्तेमाल की जाएगी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। देश के करोड़ों आम नागरिकों के लिए अब एक स्वर्णिम मौका है। ये मैं ऑक्शन कर देता हूं, चलेगा? जहां वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले उपहार जो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, उन्हें ई ऑक्शन के जरिए खरीद सकते हैं। इन उपहारों में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक दिलाने वाला जैवलिन, अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला के मंदिर, 4 धाम और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के प्रतिरूप से लेकर कई बहुमूल्य उपहार शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित इन उपहारों को अब आप भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आप 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच pmmementos.gov.in पर जाकर इस ई ऑक्शन में भाग लें और इन बहुमूल्य उपहारों को अपने घर लाने के अद्भुत अवसर का लाभ उठाएं। इस ई ऑक्शन से अर्जित संपूर्ण राशि मां गंगा को अविरल और निर्मल करने के अभियान नमामि गंगे कोष में जमा की जाती है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि विसर्जन कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। हाल में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी और उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस की सक्रियता की वजह से संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है एवं सीसीटीवी की सहायता से हर जगह नजर रखी जा रही है। मुंबई में पुलिस बल की अतिरिक्त संख्या मंगवाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं राज्य रिजर्व पुलिस बल की भी कंपनियों को तैनात किया गया है। किसी तरह का जोखिम न लेते हुए मुंबई पुलिस ने विसर्जन से ठीक पहले कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है जो फरार की सूची में है। इस बीच मुंबई के शहरी निकाय बीएमसी ने गणेश भक्तों की भीड़ की संभावना को देखते हुए लाइटिंग, क्रेन, तैराक, एम्बुलेंस, अग्निशमन दल एवं अन्य उपाय किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर।
अगर गणेश विसर्जन की बात की जाए तो वहां पर तो काफी धूम है इसको लेकर। आज किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है मुंबई में खासकर? बिल्कुल, देखिए नदीम, अगर हम बात करें गणेश उत्सव की तो मुंबई में खास तौर पर गणेश उत्सव का रंग देखते ही बनता था, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन महाराष्ट्र में है, मुंबई में है खास तौर पर, उसको देखते हुए कई सारे निर्बंध जो है लगाए गए हैं राज्य सरकार द्वारा भी, और साथ ही साथ जो मुंबई महानगर पालिका उसके द्वारा। यहाँ पर जो सड़क मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सड़क में अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि गणपति यहाँ से आते हैं। मेरे पीछे जो सड़क दिखाना चाहूँगा, ये वो जो रूट है जो गिरगांव चौपाटी का इलाका है। गिरगांव चौपाटी में अमूमन इस वक्त अगर देखा जाए हज़ारों की हुजूम यहाँ पर होती है गणपति विसर्जन के लिए, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह से खाली है। इसका कारण ये है कि कई जगह पर मुंबई में अगर देखा जाए तो कृत्रिम तालाब बनाया गया है। उन कृत्रिम तालाबों पे जो है हम जाके गणपति विसर्जन कर सकते हैं। जो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, जो आसपास के इलाके जिनके आसपास अगर देखा जाए तो चौपाटी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है चौपाटी पर आने की इजाज़त है। वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, गणपति विसर्जन जो है करा सकते हैं। तो ऐसे में चौपाटी पर भी देखा जाए पुलिस के इंतजाम यहाँ पे किए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जी पूरी से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है चौपाटी में आने के लिए लोगों की। ये एक व्यवस्था। दूसरी चीज़ ये भी है कि मुंबई की हम बात करें बड़े बड़े सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की, फिर हम बात करें लालबाग के राजा या फिर गणेश गली के गणपति उत्सव मंडल की, तो ऐसे में ये जो बड़े बड़े गणेश पंडाल थे उनको भी जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है पालने की सरकार ने अपील की है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कार्यकर्ता इस मंडल में होंगे, जिन्होंने 2 डोज लिए होंगे, सिर्फ वही कार्यकर्ता गणपति विसर्जन में शामिल होंगे। हालांकि इस बार अगर देखा जाए मुंबई और पूरे महाराष्ट्र समेत कहीं पर भी विसर्जन जो होता है बड़े पैमाने पर होता है, उसकी अगर देखा शोभा यात्रा निकली जाती है, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी शोभा यात्रा नहीं होगी, कोई विसर्जन यात्रा नहीं होगी। बहस कुछ लोग जो है गणपति जो मूर्ति है उसके साथ निकलेंगे और विसर्जन घाट पर पहुंचेंगे, विसर्जन स्थल पर पहुंचेंगे। और फिर चाहे वो घरगुती गणपति, घर पे बैठने वाले गणपति की बात करें या फिर सार्वजनिक पंडालों में जो गणपति बैठते हैं उनकी बात करें, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं दिशा निर्देश महानगर पालिका द्वारा दिए गए। और इसीलिए इस वक्त अगर देखा जाए मुंबई में ज़रूर गणेशोत्सव जो है पिछले 10 दिनों से मनाया गया है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है फॉलो किया गया है, लोगों ने भी और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने। और इसी का नज़ारा है, हम देख पाएंगे जो विजुअल्स इस वक्त हम देख पा रहे हैं आपकी कैमरा स्क्रीन पर। अमूमन ये विजुअल्स मुंबई में ऐसे दिखते नहीं है, सूनी सड़कें दिखती नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं परिणति है कि जिस प्रकार से सरकार ने एक अपील की थी लोगों से और लोग जो है उसी अपील को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शिशिर, तो कुल मिलाकर उत्साह तो लोगों में जरूर है त्योहार को लेकर, लेकिन साथ ही साथ सरकार की जो गाइडलाइंस हैं और कोरोना काल में किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। शिशिर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यहां वक्त एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश में केवल पुरुष छात्रों और अध्यापकों के उल्लेख से लड़कियों की शिक्षा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। याद रहे कि तालिबान प्रशासन के शिक्षा विभाग ने सभी पुरुष शिक्षकों को काम पर लौटने का आदेश दिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार स्कूल खोले जाने संबंधी इस आदेश में कहा गया है कि 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शुक्रवार से स्कूल खुलेंगे। हालांकि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने पर तालिबान ने कुछ नहीं कहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि तालिबान प्रशासन महिलाओं को शिक्षा जारी रखने की अनुमति देगा या नहीं। याद रहे कि पिछली तालिबान सरकार में लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी थी। और यहां वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बीते कुछ वर्षों में गांवों तक सड़क और बिजली की सुविधाओं को पहुंचाने के रहे थे, वो पूरा कालखंड हमारा रहा। लेकिन अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है। गांव में भी
डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। गांव में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स बनाती है। एक लंबे ब्रेक के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2021 आज फिर से शुरू हो रहा है। यूएई में खेले जा रहे आईपीएल 2021 के दूसरे लेग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले लेग में 29 मैच खेले गए थे, अब बाकी के 31 मैच यूएई में खेले जाएंगे। पिछली बार जब ये दोनों टीम आमने सामने हुई थी तो एक बेहद रोमांचक मैच में मुंबई ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। सुपर किंग्स को कैफ डू प्लेसी के फिट होने से काफी राहत मिली है। फिलहाल आईपीएल 2021 की अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 12 अंक लेकर शीर्ष पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।